let's start our topic. Condition in which the compliance is affected means कि वो condition जिसमें compliance जो है वो affected होती है, like compliance decrease होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंक्रीज होती है, वो कौन कौन सी होती है, लाइक कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज कौन सी कंडीशंस में होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई भी पल्मोनरी कंजेशन है, ठीक है, कंजेशन होगी मींस कि उसमें ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा फ्लूइड आ चुका है, तो वो एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइब्रोसिस में डेफिनेटली फाइब्रोसिस जब होती है तो वो ज्यादा फाइब्रस जो सेप्टा होती हैं हमारे लंग्स को ज्यादा सुखाड़ देती हैं, ठीक है, मींस कि उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंप्लायंस जो है वो हमारे लंग्स एक्सपैंड नहीं होते और उनकी कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। याद रखना आपने, पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी फाइब्रोसिस में कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज होती है, और जो कंप्लायंस इंक्रीज होती है एम्फाइसीमा में, एम्फाइसीमा इसमें क्या होता है, हमारे जो एल्वोलाई है उनकी जो, ये हमारे अगर एल्वोलाई ऐसे, ठीक है, अगर ये एल्वोलाई है, इनकी जो ये वाल्स होती हैं, ये जो है इनको डिस्ट्रॉय होती हैं, ये वाल यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मीन्स के ये सारी जो एल्वोलाई हैं ये एक ही ऐसे बन जाती है, लाइक ऐसे ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है, ऐसे एक्सपैंड हो जाती है। जब ये ऐसे एक्सपैंड होगी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। अब ये एम्फाइसीमा जब ऐसे सारे जितने भी लंग्स में एल्वोलाई हैं ऐसे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जब ज्यादा एक्सपैंड होंगे तो हमारा लंग्स क्या होगा, ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा ना, तो जिसकी वजह से कंप्लायंस मींस की ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ओल्ड एज में हो जाता है, और लेस इन एस्थमा, ठीक है, और एट अ माइनर डिग्री इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है, इट्स अ क्रोनिक इंफ्लेमेटरी चेंजेस इन द ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स होती है। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स जो है इनमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है, ऐसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है इनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ये ब्रोंक्यूल्स ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं, ऐसे एक्सपैंड कर जाते हैं, मींस के ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये हमारा, अगर ये हमारा लंग्स है, तो जो ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में होती हैं वो भी एक्सपैंड कर जाएगा हमारा लंग्स, इसका मतलब उसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सी कंडीशन जो है वो कंप्लाइंस को ज्यादा करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है डायनेमिक कंप्लायंस क्या होती है। आई होप ये आपको ऊपर जो, अगर आप बताएं मुझे आपको क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट हम चलें फिर। जो ऊपर हम अगर नहीं हुआ तो आप बता दें काइंडली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, अब अगर आपको समझ नहीं आएगी ना, आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज एयरवेज की पैथो में, और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिव डिजीज, ठीक है, वो आप नहीं पढ़ सको, आपको समझ नहीं आएगी क्या होती है कंप्लायंस। ये सारी डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं लाइक एम्फासीमा, एस्थमा, ये सारी आप पैथो में पढ़ोगे, मेडिसिन में पढ़ोगे, लेकिन इसका कंसेप्ट अभी जरूरी है आपके लिए। डायनेमिक कंप्लायंस क्या होती है? Dynamic compliance of the lungs is measured when the air is still flowing through the bronchial tree. कब इसको मेयर करते हैं? जब फ्लो, एयर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही होती है ब्रोंकियल ट्री से, हम उसको मेयर करते हैं। इट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द लंग्स एंड चेस्ट वॉल स्टिफनेस बट आल्सो द एयरवे रेजिस्टेंस। डेफिनेटली एक तो ये चेस्ट वॉल स्टिफनेस को मेजर करती है, और उसके अलावा एक ये जो हमारे एयरवे रेजिस्टेंस है, अगेंस्ट विच द डिस्टेंसिंग फोर्स हैव टू बी एक्ट एक्सपैंड द लंग्स, ठीक है, उसको मेजर करती है। ये डायनेमिक कंप्लायंस कौन सी चीज को मेजर करती है? एक हमारे चेस्ट वॉल स्टिफनेस और एक एयरवे रेजिस्टेंस को मेजर करती है। सो इट्स अ मेजर ऑफ स्टैटिक कंप्लायंस, लंग्स एंड चेस्ट वॉल स्टिफनेस होती है, एंड प्लस एयरवे रेजिस्टेंस मींस इम्पेडेंस ऑफ लंग्स। एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो उसको इम्पेडेंस ऑफ लंग्स भी कहते हैं। स्टैटिक कंप्लायंस रिफ्लेक्ट द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेयर एज अ डायनेमिक कंप्लायंस जो है वो रिफ्लेक्ट द इम्पेडेंस मींस मेजरमेंट ऑफ बोथ कंप्लायंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस। ये उसको शो करती है, जस्ट उसकी डेफिनेशन ये मेंशन की हुई है। when the lungs and the chest wall are stiff, both are static। जब स्टिफ हो जाए मीन्स के चेस्ट वॉल और लंग्स दोनों स्टिफ हो जाए, क्योंकि हमारी चेस्ट वॉल लंग्स के साथ अटैच होती है, पाइटल प्लूरा प्लूरा जो है अटैच होता है, ठीक है। क्या होगा? डायनेमिक स्टैटिक और डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी। वेयर एज इन स्टेट ऑफ हाई एयरवे रेजिस्टेंस ओनली
कि अगर हाईवेयर एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ओनली सिर्फ डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज होगी, लेकिन स्टैटिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब हमने कंडीशन पढ़नी है, ये जो टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये टेबल, ये जो टेबल आप मेडिसिन पढ़ोगे ना, मेडिसिन में ये सारा आएगा। आप ये इम्पोर्टेंट इतना है कि मेडिसिन में हर चीज की आपको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, मींस कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो है उसमें कंप्लायंस हमने पढ़ा, जब पल्मोनरी कंजेशन होती है तो कंप्लायंस क्या होती है, डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी ना, और स्टैटिक कंप्लायंस वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मींस इसमें क्या हो रहा है, कंजेशन हो रही है, कंजेशन हो रही है। तो पल्मोनरी एडिमा में जो है वो कंप्लायंस डिक्रीज होगी, और स्टैटिक कंप्लायंस वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एआरडीएस जो होता है, एआरडीएस को कहते हैं अक्यूट रिस्पायरेटरी, ठीक है, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ड्रग्स जो है हमारे एल्वुलर, जो एल्वुलाई में सरफेक्टेंट होता है उसकी डेफिशिएंसी करती हैं, उसको इनहिबिट कर देती हैं, उसकी प्रोडक्शन को इम्पेयर करती हैं, जिसकी वजह से हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से हमारे हमारे एल्वुलाई जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं, लाइक वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारे एयरवे जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, और हम प्रॉपर जो है वो एयर एक्सचेंज नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर ब्लड के साथ। ठीक है, जिसको यहाँ अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में जो है डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज होती है और स्टैटिक कंप्लायंस भी डिक्रीज होती है। ब्रोंकोस्पाज्म विदाउट हाइपर इन्फ्लेशन, ब्रोंकोस्पाज्म में डिक्रीज होती है, और लेकिन स्टैटिक कंप्लायंस अनचेंज होती है। क्योंकि हमने पढ़ा था ब्रोंकोस्पाज्म मींस के हमारे ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो नैरो हो गई हैं। हमने पढ़ा था डायनेमिक कंप्लायंस क्या होती है, वो एयरवे रेजिस्टेंस को मेजर करती है, और फ्लो ऑफ एयर इनटू द ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकियल ट्री से एयर फ्लो होता है उसको मेजर करती है। जब ब्रोंकोस्पाज्म कम हो जाएगा तो एयर फ्लो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। इसका मीन्स कि डायनेमिक कंप्लायंस क्या है, वो भी कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना, ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कौन सी चीज होती है, ब्रोंकोस्पाज्म विद हाइपरइन्फ्लेशन, इसमें जो है डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज होगी और स्टैटिक जो है वो भी डिक्रीज होगी। एटेलेक्टेसिस क्या होता है, ये abnormal डायलिटेशन होती है हमारे लंग्स की। ठीक है, और उसमें क्या होता है, डायनेमिक कंप्लायंस डिक्रीज होगी। एटेलेक्टेसिस मींस ये डायलिटेशन नहीं होती, इसमें हमारे लंग्स जो हैं फॉर एग्जांपल वो सिकुड़ जाते हैं, लाइक इसमें क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ जो है लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली क्या होगे, डायनेमिक वो भी डिक्रीज होगी, और स्टैटिक जो है वो भी कंप्लीट जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट जो है निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं उसमें जो है इनफिल्ट्रेट ज्यादा हो जाता है, मींस कंजेशन ज्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो उस एरिया में ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डब्ल्यूबीसी नहीं जाना है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रही है वहां पे, निमोनिया है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, कंजेशन की वजह से डिक्रीज होगी डायनेमिक, और स्टैटिक कंप्लायंस क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। एम्फाइसीमा हमें पता है कि क्या होता है, अब नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द एल्वेलर एरिया होता है। ठीक है, उसमें जो है डायनेमिक कंप्लायंस तो डिक्रीज होगी, स्टैटिक जो है वो इंक्रीज होगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, उसमें डायनेमिक अनचेंज, और दूसरी जो है स्टैटिक वो भी अनचेंज होती है। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें डायनेमिक जो है डिक्रीज होती है और स्टैटिक अनचेंज होती है। और ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये टेबल अपने नोट्स बुक में जो जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्वुलर सरफेस टेंशन क्या होती है। ये जो जैसे गाइडन में लिखा हुआ है काइंडली उसके अकॉर्डिंग ये सारा लिया गया, गाइडन से लिया गया। ठीक है, और आप जो है ना ये बुक जाके गाइडन भी पढ़ना है, सेम जैसे उसमें टॉपिक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। सरफेस टेंशन, द एल्वुलर मेम्ब्रेन इज द मोइस्ट एंड इज इन कंटेंट विद द एयर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज एयर लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, इसमें होता है, मीन्स देखें कि क्या होता है, एयर एयर फ्लूइड क्या होता है कि हमारे जो रेन जब होती है, लाइक बारिश होती है, तो उसमें जो ऊपर से जो है वो फ्लूइड आता है, लाइक ऊपर से जो है वो पानी आता है। तो वो क्या होता है कि वो लिटिल लिटिल जो होते हैं पार्टिकल एक दूसरे के साथ करते हैं, मीन्स के
हमारे वाटर पार्टिकल हैं उनको उनके दरमियान आपस में ज़्यादा फ़ोर्स होती है। ये वाटर पार्टिकल जो हैं, ये कंबाइन करके जब ऐसे एक बन जाती हैं, लाइक ये रेन ड्रॉप होता है, ठीक है? ये होती हैं, लेकिन अगर कम होती है लेकिन वाटर वाटर की फ़ोर्स ज़्यादा होती है। इसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहती है। अब सरफेस टेंशन टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेरेंस ऑफ द एल्वेओलाई इज़ नोन एज़ सर ठीक है? टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेरेंस ऑफ द एल्वेओलाई इज नाउन एज सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन मेजर इन डाइंस में, ये इसका यूनिट है, डाइंस पर सेंटीमीटर जो है वो मेजर करते हैं। अराइजेस बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्ट्रांगली अटैच्ड देन, ये देखिए ये मेंशन हो गया, उसने बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस स्ट्रांगली अटैच होती हैं देन एयर मॉलिक्यूल के, एयर के साथ अटैच नहीं होती। इसीलिए बारिश जो होती है, रेन ड्रॉप होते हैं, उसका भी सेम मैकेनिज्म है कि देखें कि वो ऊपर से आते हैं तो वो हवा के साथ भी अटैच होते हैं, लाइक बिखर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, वो एक जो है एक ड्रॉप की सूरत में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आपस में ड्रॉप्स में ज्यादा फोर्स होती है। तो यही इसको जो है सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। इन द एल्वेलाई सरफेस टेंशन प्रोड्यूस इनवर्डली डायरेक्टेड फोर्स, डेफिनेटली जो सरफेस टेंशन होती है हमारे एल्वेलाई में, वो अंदर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। टेन टू रिड्यूस द एल्वेलाई, जो कि जो एल्वेलाई का डायामीटर है उसको कम करती है, ठीक है, एल्वेलाई के डायामीटर को कम करती है। जब ये सरफेस टेंशन कम होगी तो एल्वेलाई का डायामीटर जो है वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वेलाई जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर नहीं होगी और जो है कोलैप्स कर जाएंगी। Surface tension has inverse relationship with the compliance of the lungs. When surface tension is eliminated, lungs is far more compliant. ठीक है? When air-filled lungs, the gas-liquid interference creates surface tension. However, with the saline-filled lungs, the air-fluid interference is eliminated and the surface tension is eliminated. The compliance of the saline liquid filled filled lungs is more than the normal lungs. कि जो compliance होती है saline liquid की उसमें ज्यादा होती है, ठीक है, और नॉर्मल लंग्स के अलावा, ठीक है। जस्ट इसमें डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि सरफेस टेंशन क्या होती है। जैसे ये जो एयर लिक्विड इंटरफेरेंस होती है एलओआई में, और जैसे इसकी आपने सरफेस टेंशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपने याद रखनी है। ये जस्ट ये एक्सपेंड करती है हमारे एल्वोलाई को, एक्सपेंड करती हैं एल्वोलाई को, जस्ट इतना याद रखें और कुछ नहीं याद रखना। जस्ट एक बार रीड आउट कर लें, हमारे एल्वोलाई को ये एक्सपेंड करती हैं। जब ये सरफेस टेंशन, ठीक है, जब ये सरफेस टेंशन जो है कम होगी, ये हमारे वो एल्वोलाई को हेल्प कर, तो सरफेस टेंशन जो है ये कम होनी चाहिए, तो हमारी जो लंग्स वो कम होनी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इनवर्ट डायामीटर हमने जो है वो क्या करना होता है, इनवर्ट डायामीटर को एक्सपेंड करना होता है। ये देखें इसमें जिसने मेंशन किया है, ये इनवर्टली डायरेक्टेड फोर्स होती है जो कि रिड्यूस करती है एल्वेलर डायामीटर को। अब हमने एल्वेलर डायामीटर तो रिड्यूस नहीं रखना ना, एल्वेलाई को हमने एक्सपेंड करना है नॉर्मली, तो इसीलिए हमें सरफेस टेंशन भी कम चाहिए, डिक्रीज सरफेस टेंशन चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो एल्वोलाई को, सो ये एक्सपेंड नहीं करती, ये कंस्ट्रिक्ट करती है हमारे एल्वोलाई को, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्ट करती है हमारे एल्वोलाई को। इसलिए हमें सरफेस टेंशन कम चाहिए ताकि हमारे एल्वोलाई है ज्यादा एक्सपेंड कर सके, उनका डायमीटर ज्यादा हो सके, ताकि मोर एयर उसमें एंटर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं कि सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन। सर्फेक्टेंट क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ लिपिड प्रोटीन और का जो है ये मिक्सचर होता है, ये क्या, ये मोस्टली लिपिड जो है प्रेडोमिनेटली कौन सा इसमें होता है, डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा होता है? डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन इज आल्सो कॉल्ड लेसिथिन। 62% जो होता है इसमें, ठीक है, ये सरफेक्टेंट बनाता है।
अब सर्फेक्टेंट का नॉर्मली जस्ट इसका फंक्शन याद रखें, ये डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन जब डिक्रीज, एल्वुलाई ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो एल्वुलाई को, ये सरफेस टेंशन का काम क्या है, कंस्ट्रिक्ट करवाना, लेकिन जब हमने सरफेस टेंशन ही कम कर दी तो एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। द 4 यूनिक प्रोटीन्स जो इसमें होती हैं, सर्फेक्टेंट प्रोटीन एसपीए, सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी, सर्फेक्टेंट प्रोटीन डी होती हैं। It's like surfactant protein C has been reported to be associated with familial lung disease। Like C में जो है वो म्यूटेशन होती है तो familial interstitial lung disease हो सकती है। Surfactant is produced by, कौन से, ये एक important क्वेश्चन है, कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल्स, इसको बोलते हैं टाइप 2 नीमोसाइट्स। टाइप 2 नीमोसाइट्स भी कहते हैं। नीमोसाइट्स मीन्स के लंग्स के सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। Surfactant containing membrane bound organelle in the cell are known as laminar। ये जो membrane like ये क्या होता है, इस इसमें डिफरेंट ऐसे मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो सर्फेक्टेंट होता है। ये सर्फेक्टेंट जो है इसमें है, ये इनक्लोज होता है, तो इनको हम जो है इन मेम्ब्रेन्स को क्या कहेंगे, लैमिनर बोर्ड, ठीक है, लैमिनर बॉडीज है ये वाली, विच आर secreted into the alveolar lumen by exocytosis, के जो है लाइक ये ल्यूमन है तो ये इसमें ऐसे secrete कर देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। एक्सोसाइटो प्रोसेस है ये, ल्यूमन में जो है वो सेंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द secretion the phospholipids of the surfactant line up in the alveoli with their hydrophobic fatty acids tails facing the alveolar lumen, ठीक है। ये हाइड्रोफोलिक चेन ब्रेक द वाटर लेयर दस रिड्यूसिंग द, कि ये जो है हाइड्रोफिलिक जो चेन होती है, ठीक है, वाटर लेयर के दरमियान, ये उसको ब्रेक करती है, ठीक है, और जिसकी वजह से रिड्यूस करती है सरफेस टेंशन को। जस्ट इसका फंक्शन आपने याद रखना है कि जो वाटर लेयर की हाइड्रोफिलिक सरफेस लेयर होती है हमारे एल्वुलाई में, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं, अब सर्फेक्टेंट का काम है उस सरफेस टेंशन को कम करना, जस्ट ये इतना याद रखना आपने। आगे नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमने उनको डिस्कस करना है। करता है एल्वुलाई को कोलैप्स होने से, एल्वुलाई को ओपन रखता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली एल्वुलाई को जो है सरफेस टेंशन कोलैप्स करती है, लेकिन ये सरफेस टेंशन को कम करता है तो ये उसको प्रिवेंट करेगा कोलैप्स होने से। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज ब्रीथिंग। देखें, अगर ये है ऐसे कंस्ट्रिक्ट वैसे है एल्वुलाई ये कंस्ट्रिक्ट है, तो इसमें ऐसे एयर के एंट्री होने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना। एयर के एंट्री होने के लिए इस कंस्ट्रिक्ट एरिया में हाई फोर्स लगानी, ठीक है, तो इसका मतलब कि हाई जो है वर्क ऑफ ब्रीदिंग चाहिए इस एरिया में। लेकिन जब हमारे एल्वुलाई एक्सपैंड कर जाएंगे, की इजी हो जाएगी, ठीक है, लेस फोर्स होगी इसमें, लेस लगानी एरिया में, इस एरिया में, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे की तरफ है उस एरिया में जो है वो लेस फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मतलब ये डिक्रीज करता है वर्क ऑफ ब्रीथिंग को। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, सर्फेक्टेंट जो प्रोड्यूस होता है ये 20 से 4, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन मेच्योर जो होता है वो 35 से 6 लिए करवानी हो पेश कोई भी बेबी की, तो हम 35 से 36 के दरमियान या 36 के बाद वीक के बाद उसकी डिलीवरी नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अगर 35 से पहले हो तो फिर जो है वो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है AR टू रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि उसमें जो है वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता वीक से पहले, जिसकी वजह से क्या होता है उसके जो लंग्स के एल्वोलाई हैं वो जाते हैं, प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं होती, रिस्पायरेशन फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से हो जाता है। इसलिए हम 35 प्रीमेच्योर बेबी है तो उसके लिए उसकी मैच्योरेशन हमें करनी पड़ती है। हम उसकी मैच्योर ये है कार्टिकोस्टेरॉइड्स,
ये आपको सारा डिटेल बताऊँगा अभी, आगे आएगा ARDS, उसमें सारी डिस्कस हो जाएगा। इट अपीयर इन एमनियोटिक फ्लूइड बिटवीन द ये 28 से 32 वीक में जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? ओके, लॉन्ग और रिड्यूस अल्टर द सर्फेक्टेंट, कि कोई भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ये सर्फेक्टेंट जो है उसकी डेफिशिएंसी कर देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट आल्सो occur in सीरियस डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है? डिफरेंट डिजीज होती है न्यूबॉर्न की, जिसको हम कहते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है? या इन्फेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो है ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है, हमारे जो है वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज क्या होती है? ये फॉर एग्जांपल ये है मेम्ब्रेन, इसमें टाइप 2 निमोसाइट्स हैं, ठीक है? ये सेल कौन से हैं? ये हैं टाइप 2 निमोसाइट्स। ये टाइप 2 निमोसाइट जो है ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सर्फेक्टेंट। कोई भी इन्फ्लेमेशन जब होती है, ठीक है? तो क्या करते हैं, इन इन टाइप 2 निमोसाइट्स को जो है ये ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइक ये प्रॉपर नहीं होते, प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स ये जो है, ये टाइप 2 निमोसाइट्स में क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है? इसमें जो कार्टिलेज है वो चेंज हो जाती है। हाइलिन जो कार्टिलेज होती है इसमें चेंज हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। इसका मतलब कि नो सर्फेक्टेंट होगा, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस कंडीशन को जो है हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ कहते हैं, ठीक है? या एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। देखें, जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो नेक्स्ट क्या होगा? एल्वेओलाई जो हैं कोलैप्स हो जाएँगे। तो बेबी जो है नॉर्मल ब्रीथिंग स्टार्ट कर सकेगा? डेफिनिटली वो बेबी के इतने मसल डेवलप भी नहीं होते कि जो है वो प्रॉपर कर सके, ब्रीथिंग ले सके। तो क्या होगा? रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी जो है वो कंप्रोमाइज़ या रिस्पायरेटरी फेलियर होगा, ठीक है? जब रिस्पायरेटरी फेलियर होगा अल्टीमेटली क्या होगा? डेथ डेथ हो जाएगी, ठीक है? इसीलिए हम जो है कोई भी बेबी है अगर वो 32 वीक से जो है वो पहले हो, उसकी मैच्योरेशन के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि वो सर्फेक्टेंट जो है वो मैच्योर हो सके। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की क्या है? इफ इट इज लेस, एब्सेंट सरफेस टेंशन जो है वो हाई हो जाती है, लाइक 50 डाइंस जो है वो इतनी हाई हो जाती है। डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन जो है वो नॉर्मली कितनी होती है, 5 से 30 डाइंस होती है स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये काम क्या करती है? सर्फेक्टेंट जो है वो प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ द एल्वेओलाई को, कंट्रोल द साइज, एल्वेओलाई का साइज को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो है ये स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन व्हेन साइज डिक्रीज, ठीक है? नेक्स्ट, और उसके बाद इंक्रीज करता है लंग्स कंप्लायंस को, इंक्रीज करता है, मींस के ये इंक्रीज करता है लंग्स एक्सपैंड कर लंग्स को। नेक्स्ट, ये कीप एल्वेओलाई ड्राई करता है, एल्वेओलाई है उनको जो है वो ड्राई रखता है, इस एरिया को ड्राई रखता है। नेक्स्ट है कीप लंग्स एक्सपैंड, लंग्स को जो है वो ऐसे लंग्स हैं, ठीक है? उनको जो है ऐसे एक्सपैंड रखता है। और नेक्स्ट क्या काम करता है? प्रिवेंट द पल्मोनरी एडीमा, अगर यहाँ पे कोई एडीमा हो चुका है इस एरिया में, उसको क्या कर प्रिवेंट करता है, ठीक है? ये इस एरिया में प्रिवेंट करता है पल्मोनरी एडीमा। नेक्स्ट, अलाउ द फीटल लंग मैच्योरिटी, डेफिनेटली हमारे जो नेक्स्ट, ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। आगे हमने देखना है कि रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हेन द एल्वेओलाई एक्सपैंड, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल मूव अपार्ट, लाइक ये ये है एल्वेओलाई, जब ये एक्सपैंड होते हैं, एल्वेओलाई जब एक्सपैंड होती है तो हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है? When molecules shorten, surfactant molecules move together and become concentrated, surface tension reduce हो जाती है। Like जब ये contraction होती है तो ये surface tension एक दूसरे के close आ जाती है। Like एक दूसरे के close आते हैं और जो है surface tension को reduce कर देते हैं, ठीक है? और ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है
ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन दे प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट हमने जो ये डिस्कस करना है वो है, ये आज का जो लास्ट टॉपिक है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको ऊपर ये इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है, अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बताएं, तो नेक्स्ट हम इसको जो है वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँ। अगर पीछे कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप काइंडली बता सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया, जवेरिया ने वजिया, ओके। तो अब ये क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम डेफिशिएंट सर्फेक्टेंट होती है इन द लाइनिंग ऑफ द एल्वेलाई प्रीमेच्योर इन्फेंट। ठीक है, और देखें इसमें हमने पढ़ा क्या था, इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो बनना कब स्टार्ट होता है, सर्फेक्टेंट कब स्टार्ट होता है बनना, ये 22 वीक से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और 22 वीक से स्टार्ट होता है और नॉर्मली ये 35 से 36 वीक में जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है इसकी। ठीक है, और 20 अगर कोई बेबी लाइक नॉर्मली जो बर्थ होती है, हम जो है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, नॉर्मली बर्थ जो होती है हमने 37th वीक के बाद करवानी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है, 30 नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी में। और क्या होती है नॉर्मल डिलीवरी 37 वीक में, इस वक्त जो है वो सर्फेक्टेंट फुल जो है वो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, जो हाई सर्फेक्टेंट होता है और जो लंग्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं। लेकिन अगर बेबी प्रीमेच्योर डेवलपमेंट हो, इस 22 वीक से पहले हो, तो इसमें लेस सर्फेक्टेंट होगा। जब इसमें लेस सर्फेक्टेंट होगा तो लेस जो है वो लंग्स मेच्योर होंगे। ठीक है, जब मेच्योर लेस होंगे मींस के वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, और डेथ हो जाएगी। अब हमने इस कंडीशन को, ये जो डेथ होती है, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, इसको कहते हैं अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है डेफिशिएंट सर्फेक्टेंट इन द लाइनिंग ऑफ द एल्वेलाई, इसको जो है हम अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। सर्फेक्टेंट ग्रेजुअली इंक्रीज जो है वो 33 से 36 वीक में जो है वो जेस्टेशन मींस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ठीक है, वो जो है इंक्रीज होता है। और आफ्टर 36 वीक में जो है देयर इज सर्च इन द मींस के 37 वीक में बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रोड्यूस कौन करता है, टाइप 2 नीमोसाइड प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, इस एरिया में जो है वो टाइप 2 नीमोसाइड जो है एल्वोलाई प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इनका नॉर्मली फंक्शन है, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी में ये देखें यहाँ पे ये एरिया कोलैप्स कर गया है। ठीक है, अब इसका जो इंक्रीज रिस्क फैक्टर और डिक्रीज रिस्क फैक्टर, जो इंक्रीज करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, ठीक है, वो देखें। इंक्रीज रिस्क जो होता है डायबिटिक मदर में होता है नॉर्मली, सी में, एस्फेशिया वगैरह में जो ये चीज हो जाती है। और डिक्रीज जो है प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में। ठीक है, और उसके बाद पेरेंटली स्टीरॉइड। अब देखें मैं आपको इसका बारे में बताता हूँ क्या होता है। हमेशा याद रखना है कि लंग्स जो है उसकी मैच्योरेशन कब होती है, नॉर्मली सर्फेक्टेंट कब प्रोड्यूस होता है, जब 32 वीक स्टार्ट होता है। हम जो प्लेसेंटा होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे टाइप 2 नीमोसाइट्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। टाइप 2 नीमोसाइट्स जो हैं वो हमारे, मैं अभी आपको इधर मैकेनिज्म बता देता हूँ। लाइक ये है प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा जब 32 वीक होता है, ये 32 वीक में क्या करना शुरू कर देते हैं, ये 32 वीक में जो है स्टीरॉइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये स्टीरॉइड जो है हमारे किसके पास जाते हैं, हमारे बेबी जो होता है, ये बेबी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके लंग्स के पास जाते हैं। यहाँ पे जो लंग्स होते हैं उनके पास जाते हैं।
और वहाँ पे क्या होते हैं, टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, ठीक है? टाइप 2 नीमोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब टाइप 2 नीमोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्या होंगे, वो इंक्रीज़ कर देंगे सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को, ठीक है? तो ये रीज़न है। और अगर ना भी हो, लेकिन और हमेशा देखें स्टेरॉइड कब रिलीज़ होते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस में रिलीज़ होते हैं, जब बेबी पे स्ट्रेस होता है। तो क्या होता है, जब बेबी का साइज़ लार्ज होता है, तो 32 वीक में, क्योंकि 37 वीक के बाद डिलीवरी हो जाती है, 32 वीक में साइज़ लार्ज होता है, तो इसका मतलब जो है बेबी पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यूट्रस उस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और वो स्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी में भी जब हम स्ट्रेस लेते हैं, स्टेरॉइड प्रोड्यूस होते हैं। तो वो प्लेसेंटा स्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से जो है इसकी मैच्योरेशन होती है। लेकिन डायबिटिक मदर में क्या होता है, इस जो स्ट्रेस है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, स्टेरॉइड प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ लंग्स मैच्योरेशन नहीं होती। अब देखें, जब वजाइनल डिलीवरी होती है, तो बेबी जो है उसको फ़ोर्सफुली जो है वजाइना से बाहर आना पड़ता है, ठीक है? उसको यूट्रस जब उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, मीन्स कि बेबी को स्ट्रेस हो रहा है, बेबी स्ट्रेस से पास हो रहा है, मीन्स कि उस वक़्त उसकी लंग्स मैच्योरेशन हो रही है। मीन्स उसके अंदर स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस है एक, ठीक है? और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसकी लंग्स मैच्योरेशन करेंगे। लेकिन जब सी सेक्शन कर देंगे, इसका मतलब हम कट लगाएँगे लोअर एब्डोमिनल एरिया में, क्लासिकल टाइप का कट होता है। ये सी सेक्शन का टाइप है क्लासिकल टाइप, ठीक है? हम लोअर एब्डोमिनल एरिया में कट करके, यूट्रस को कट करके बेबी को वहाँ से निकाल देते हैं। इसका मतलब बेबी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है? इसी वजह से जब स्ट्रेस नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होंगे बेबी में? नहीं ना प्रोड्यूस होगी, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा और ना ही प्लेसेंटा प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब लंग्स मैच्योरेशन होगी? नहीं होगी ना। तो इसी वजह से हाई चांसेस होते हैं, इंक्रीज़ रिस्क होता है किसमें, एडीआरएस का, हाई चांसेस होता है एआरडीएस का किसमें, सी सेक्शन में, ठीक है? सी सेक्शन में हाई चांसेस होता है, सी सेक्शन डिलीवरी में। देन बर्थ एस्फेक्सिया, अ, जब प्रॉपर बेबी को कोई भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है? तो जो है उस वक़्त भी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद ये डिक्रीज़ चांसेस कब होते हैं? डिक्रीज़ चांसेस कब होते हैं? इस एआरडीएस के चांसेस मीन्स कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के डिक्रीज़ कब होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं, मीन्स ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बेबी है। हमने फ्लूइड जब इसको होता है, मीन्स कि वो नॉर्मली मूव कर सकता है बेबी, लेकिन जो वो के फ्लूइड सारा, ठीक है? और यूट्रस डायरेक्ट हमारे बेबी के जो है वो बॉडी पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती है। मीन्स यूट्रस जो है वो बेबी के पार्ट्स को जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मीन्स बेबी जो है वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है? और जब बेबी स्ट्रेस में आता है, डेफिनिटली जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्टेरॉइड्स, वो जो कि लंग्स में जाएँगे, उसकी मैच्योरेशन करेंगे, ठीक है? और उस क्योंकि देखिए, जब प्रोलॉन्ग लेबर कब स्टार्ट होती है, ठीक है? जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, उस वक़्त लेबर स्टार्ट हो जाती है। अब वो जब लेबर स्टार्ट होती है, उस वक़्त बॉडी को पता होता है बेबी को कि हाँ भई, इस वक़्त डिलीवरी होनी है और आपने बाहर जाके साँस लेना है, ठीक है? साँस लेने के लिए तो आपको जो है वो प्रॉपर मैच्योरेशन चाहिए लंग्स की। इस वजह से जो है वो जब लेबर स्टार्ट होती है या प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है वो ज़्यादा स्टेरॉइड, बेबी पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टेरॉइड प्रोड्यूस होते हैं और ज़्यादा जो है लंग्स मैच्योरेशन होती है, जिसकी वजह से एआरडीएस के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद अगर ये ना हो, तो हम फिर बाहर से जो है वो पेरेंटली जो है स्टेरॉइड देते हैं, ताकि वो डायरेक्टली स्टेरॉइड जाके उसकी लंग्स की मैच्योरेशन करें। तो ये रीज़न थे जो कि आपको क्लियर होने होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप काइंडली बता दें, ठीक है? इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो है, टैकिपनिया, लाइक साँस जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी आता है। और उसके बाद नेज़ल फ्लेयरिंग, जो आपके नेज़ल है, फ्लेयर है, ठीक है? वो ज़्यादा नेज़ल फ्लेयरिंग होगी, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग होगी, साँस जो है वो लाइक ग्रंटिंग मीन्स के ग्रंटिंग, अब मैं कैसे एग्ज़ाम्पल